हेलो दोस्तों, तो स्वागत है उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो हम यहाँ चला रहे थे उत्तराखंड की क्लासेस में। जैसे अभी हमारा चल रहा था उत्तराखंड के इतिहास का कत्यूरी वंश या कार्तिकेयपुर राजवंश। हमारा ये लगभग हमने कल की जो क्लास करी थी वहाँ शासकों को कंप्लीट कर दिया गया था। आज हमारा टॉपिक है इनके शासन प्रशासन, जो भी इनसे इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट हैं या कोई महत्वपूर्ण बातें हैं वो यहाँ पे डिस्कस करी जाएगी। तो एक बार देख लेते हैं रिवीजन की ओर। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी वंश के बारे में कि ये लोग कौन थे। तो ये लोग जो थे ये इनके बारे में मतभेद है कि ये कहाँ से आए थे। तो कुछ लोगों ने इसे खस जाति का माना है, कुछ लोगों ने इन्हें कुछ और कहा है। तो ये क्या थे, एक वंश ना होकर ये सिर्फ क्या था कि कुछ आए हुए लोग थे। तो वो क्या है, कार्तिकेयपुर वाले क्षेत्र में आके बस गए थे, इसलिए उससे उस वंश का नाम क्या रख दिया, कार्तिकेयपुर वंश। कार्तिकेयपुर वंश के बाद इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ, कत्यूर घाटी में स्थानांतरित करी। जब कत्यूर घाटी में इन्होंने अपनी राजधानी स्थान करी तो इन्हें कहा गया कत्यूरी राजवंश। तो इसमें क्या है, जो शासन प्रशासन चला है उसमें जो शासक थे वो अलग अलग वंशों या अलग अलग परिवारों के थे, जिसमें परिवार ए, परिवार बी, परिवार सी, परिवार डी था। तो फर्स्ट जो था संस्थापक कौन था, बसंत देव था। बसंत देव था। आप बसंत देव ने क्या करी थी, इस वंश की नींव रखी थी। अंतिम शासक हमारा जो होगा वो होगा ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव को बीरमदेव जो होता है जागरों में कहा जाता है। ब्रह्मदेव को बीरम यानी कि लोक गाथाओं में ब्रह्मदेव को बीरमदेव भी कहा जाता है। तो बसंत देव ने इस परिवार की रखी थी, कत्यूरी राजवंश की नींव रखी थी। फिर इसके बाद क्या होता है कि खप्पर देव आता है। खप्पर देव जो होता है वो कश्मीर के ललिता दित्य मुक्ता पीढ़ से क्या होता है संबंधित, मतलब उसके टाइम पर उसका आगमन होता है और उसी टाइम पे खप्पर देव यहाँ पर अपने शासन यानी कि अपने वंश खप्पर देव वंश का नींव रखता है। तो यहाँ पे खप्पर देव आता है, फिर कल्याण देव आता है, फिर त्रिभुवन राज देव आता है। ये हमने कवर कर लिया था। इसके बाद जो दूसरा परिवार आया था, वो जो वंश आया था पूरा परिवार, वो आया था निम्बर वंश। निम्बर वंश का संस्थापक निम्बर था। निम्बर वंश के संस्थापक के बाद निम्बर वंश के बाद आता है इष्टगण देव। इष्टगण देव के बाद क्या होता है, शंकराचार्य का आगमन होता है। शंकराचार्य के बारे में मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, उससे पहले मैं इष्टगण के बारे में और ये आपका निम्बर देव के बारे में बता चुकी हूँ, जिसमें आपका इष्टगण देव ने सबसे जो समस्त उत्तराखंड को सूत्र में बांधने का प्रयास करा था। इसके बाद आता है आपका लिसुदेव और फिर आता है भूदेवी। इतना हमने कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद हमने जो अगला नेक्स्ट वंश की बात करी थी वो था परिवार सी, यानी कि आपका हो गया सलोणादित्य वंश। सलोणादित्य वंश में हमने जो पढ़ा था, सलोणादित्य वंश में आपका होता है ये जो आपका इच्छर देव होता है, इच्छर देव आता है। फिर आपका पटमर देव आता है, देसर देव आता है, पटमर देव आता है, सुबक्षी राज आता है। यहाँ पर क्या होता है, आपके जो वंशज होते हैं सुबक्षी राज तक मैंने कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे इससे आगे जो है बैजनाथ अभिलेख। जो हमने ये पढ़े थे, तो अलग अलग अभिलेखों, अलग अलग शिलालेखों या ताम्रपत्र अभिलेखों से इनके बारे में जानकारी मिली थी। जिसमें सुबक्षी राज के ललित सुदेव के ताम्रपत्र मिले थे, ये पांडुकेश्वर से मिले थे। देसर देव का जो मिला है वो आपका बालेश्वर से मिला है। और जो आपका बागेश्वर वाला है उससे आपका वो बागेश्वर वाले से जो आपका मिलता है वो मिलता है आपका त्रिभुवन, और ये मिलता है आपका भूदेव के बारे में मिलता है। जबकि कंडारा अभिलेख से अलग मिलता है। एक और अभिलेख होता है, उसे कहते हैं बैजनाथ अभिलेख। बालेश्वर अभिलेख से तो देसर देव के बारे में लिखा था, लेकिन एक अभिलेख होता है बैजनाथ अभिलेख। बैजनाथ अभिलेख यानी कि बैजनाथ के समय क्या थी, उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। तो बैजनाथ अभिलेख में क्या पता चला कि एक और परिवार की बात की गई, उसमें जो परिवार के वो लोग थे वो क्या थे, किसी किसी बुक्स में क्या है इसलिए मत भी है कि कहीं पर ये बता रखा है कि इस परिवार के बारे में कोई वर्णन नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर क्या है परिवार, इस जो आपका परिवार आता है लखनपाल, इंद्रपाल, ये सारे जो पाल वंश के आते हैं इनके बारे में वहाँ पे चर्चा की गई है। तो चलते हैं हम उत्तराखंड के इतिहास में। पहले हम शासकों को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होगी, कत्यूरी राजवंश के जो शासन प्रशासन थे उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर आपका जो आया था वो आया था परिवार
हम्म, एक परिवार आपका आया था, परिवार डी, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं प्राचीन। ये जो हम कत्यूरी पढ़ रहे हैं ये होता है प्राचीन उत्तराखंड, यानी कि प्राचीन काल से रिलेटेड है। लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, टाइम पीरियड आगे बढ़ रहा है, टाइम पीरियड आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आपका जो आ जाएगा मध्यकाल स्टार्ट हो जाएगा। जब मध्यकाल स्टार्ट होगा तो चंद्रवंश का आगमन होगा, चंद्रवंश का आगमन होगा तो वहाँ पे कत्यूरी भी तो होगा। तो कत्यूरी का शासन स्टार्ट हो गया था, मतलब मध्यकाल के समथिंग। तो मध्यकाल के स्टार्टिंग में ही कत्यूरी शासन था। उस टाइम पर कत्यूरी शासन फिर भी शासन यहाँ पे कत्यूरी लोग जो थे शासन कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ था कि वहाँ पे जो शासन प्रशासन आगे चलेगा वो चंदों का चलता है। तो इसी तरह से हमें कत्यूरी दो तरह से मिलते हैं। एक प्राचीन काल में भी कत्यूरियों के शासन, यानी कि कार्तिकेय राज्य के संबंधित, जो कार्तिकेयपुर वंश के नाम से जाना जाता था, वो प्राचीन काल में माना जाता था। और इसी काल में क्या है, कत्यूरी घाटी के जाने के कारण इन्हें कत्यूरी भी कहने जाने लगा। तो मध्यकाल में भी कत्यूरियों का शासन प्रशासन था। और मध्यकाल में जब कत्यूरियों का शासन चलता है उसके बारे में हम बात करेंगे आगे की ओर। तो मध्यकाल में हम क्या देख रहे थे, मध्यकाल में हमारा था कत्यूरी, कत्यूरी राजवंश, कत्यूरी राजवंश। तो ये हमारा हो गया था, हमने परिवार ए, परिवार बी, परिवार सी, परिवार डी के बारे में पढ़ लिया था। अब आता है जो परिवार डी, जो मैंने आपको बता दिया था वो था लखनपाल। एक बार देख लेती हूँ नाम, इनके बारे में कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं की गई है। इनके बारे में सिर्फ ये है कि ये जो परिवार, ये जो डी है, लखनपाल, इंद्रपाल, त्रिभुवन राजपाल देव, इनके बारे में जो चर्चा की गई है वो बैजनाथ अभिलेख में की गई है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये जो पाल वंश है, ये जो पाल वाले हैं, ये तीनों पाल के नाम से जान जाते हैं, तो इनका कहते हैं किस अभिलेख में है, तो बैजनाथ अभिलेख में लखनपाल, इंद्रपाल, लखनपाल देव, देव पीछे से लगा सकते हैं आप पाल के फॉर्म में, तो लखनपाल देव, इंद्रपाल देव और त्रिभुवन राजपाल देव, इनको क्या है बैजनाथ लेख में पता चलता है। तो पहला शासक क्या था, लखनपाल देव, लखनपाल, ये आप यहाँ पे पाल के फॉर्म में आता है लखनपाल देव। और जो दूसरा शासक था वो कौन था, वो था इंद्रपाल देव, इंद्रपाल देव। और जो तीसरा शासक आता है इसी के परिवार में, वो आता है आपका जो तीसरा शासक आता है वो होता है इंद्रपाल के बाद आता है त्रिभुवन पाल देव, क्योंकि सबके पीछे ही देव लग रहा था, जैसे सुबक्षी राजदेव, भूदेव और इष्टगण देव, सब देव के फॉर्म में है, तो यहाँ पे पीछे से सब में देव लगा देना। तो ये हो जाएगा लखनपाल देव, इंद्रपाल। ये पाल वाले जितने भी हैं वो किस में थे, वो आपके इनके बारे में जो पता चला था वो बैजनाथ अभिलेख से, यानी कि बैजनाथ अभिलेख में कुछ शासकों का नाम वर्णित है वहाँ पर। तो बैजनाथ अभिलेख में जो शासकों का नाम वर्णित है वो है लखनपाल, इंद्रपाल और त्रिभुवन राजपाल। इसके नोट्स जो है आपको मैं PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी। और क्या होगा कि जो कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्या हो जाती है कि यहाँ पर जैसे पढ़ाने में छूट जाती है, वो आप हमारे नोट्स में देख सकते हैं। तो वो जो छूटी हुई चीज़ें होंगी वो आप वहाँ पे से देख के आपका जो जितना भी अगर कुछ छूट जाता है तो वहाँ पे आप कवर कर सकते हैं। तो इसलिए नोट्स को भी देखते रहिएगा। टेलीग्राम में हमारे नोट्स अवेलेबल हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो आप वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल उत्तराखंड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। तो ये आपका बैजनाथ अभिलेख में किन किन शासकों का नाम पता चला है, इंद्रपाल, लखनपाल, इंद्रपाल, त्रिभुवन पाल देव, इनके बारे में बैजनाथ अभिलेख में पता चला है कि ये भी क्या थे, कत्यूरी शासक थे। ये कत्यूरी शासक थे। कुछ बुक्स में इनका नाम नहीं है। तो अगर ऑप्शन आता है, क्वेश्चन आता है, जैसे कभी कभी क्या आता है, अगर ऑप्शन में दिखाता है इनका नाम कत्यूरी के फॉर्म में, तो आप वहाँ पे टिक लगा सकते हैं। अगर नहीं दिखा रहा है तो इनको छोड़ दीजिएगा। इनके अलावा अगर और जो कत्यूरी शासक है, अगर उनके ऑप्शन में जैसे कहते हैं वहाँ पर आपका जो इम्पोर्टेंट दिखा दिया है वो सुबक्षी राज का दिखा दिया है, सुबक्षी सुबक्षी राजदेव दे दिया है और 3 अननोन नाम दे दिए हैं। उसके साथ साथ ही इनमें से एक दे दिया है। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे आप कौन सा कत्यूरी शासक, मतलब जो कौन सा तो कत्यूरी शासक का नाम है वो देंगे जो सुबक्षी राज होगा, क्योंकि क्या है ये तो सब भी बुक्स में है।
तो हम इसको फर्स्ट मानेंगे। तो बाद में हम और जो है अगर हमारे ऑप्शन है वो हमारे ऑप्शन पे निर्भर करता है कि किस तरह से, क्योंकि इनमें तो मतभेद है, इनके बारे में किसी बुक्स में दिखाया है और किन्हीं बुक्स में नहीं दिखाया है। तो बैजनाथ अभिलेख में क्या दिखाया था, 3 शासकों के नाम था, वो कौन कौन थे, लखनपाल, इंद्रपाल और त्रिभुवन राजपाल। ये थे आपके कत्यूरी राजवंश के शासक, अन्य शासक। तो ये हो गया था। इसके बाद जो आता है आपका एक आता है आसंत देववंत, आसंत देव। यहाँ जब ये यहाँ तक हो जाता है, मतलब ये इनका एंड हो जाता है, तो उसके बाद आता है आपका मध्यकाल। मध्यकाल भारत, मध्यकाल, मध्यकाल ये हो जाएगा उत्तराखंड का, यूके का मध्यकाल। तो मध्यकाल में आपका वंश आता है, उसका नाम होता है आसंत, आसंत, आसंत देव वंश। आसंत देव वंश आ जाता है। आसंत देव वंश होता है, संस्थापक होते हैं इसके, संस्थापक, संस्थापक होते हैं इसके आसंत देव। जैसे बहुत सारे रखे गए थे, जैसे निम्बर देव, खप्पर देव वंश, तो ऐसे ही क्या था, आसंत देव, आसंत देव, आसंत देव थे। तो आसंत देव के बारे में अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, जब हम क्या करेंगे इनके एक बार मध्यकाल के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद शासन प्रशासन की बात करेंगे। तो मध्यकाल में जो था इनकी कार्तिकेयपुर राजाओं के इन्हें आप कार्तिकेयपुर ही कहते हैं अभी, कार्तिकेयपुर, क्योंकि इस समय तक क्या था, ये कार्तिकेयपुर के फॉर्म में ही थे ना सब, कार्तिकेयपुर और कत्यूरी राजवंश के फॉर्म में। तो कार्तिकेयपुर के फॉर्म में थे, मतलब कार्तिकेयपुर इनकी क्या राजधानी थी, राजधानी क्या थी, कार्तिकेयपुर। तो यहाँ पे कार्तिकेयपुर कर सकते हैं, और यहाँ पे मध्यकाल में जब जाएंगे तो इन्हें कत्यूरी नाम दे दें, यानी कि कत्यूरी का आगमन हुआ, ये कहला सकता है। तो यहाँ पे कत्यूरी और कार्तिकेयपुर के फॉर्म में ये आए। तो कार्तिकेयपुर जब कत्यूरी के फॉर्म में आए तो ये मध्यकाल में आए, और कार्तिकेयपुर के फॉर्म में ये जो थे आपके प्राचीन काल के फॉर्म में आए। तो यहाँ पे हमने जो मध्य प्राचीन काल था वो कवर कर दिया है। अब चलते हैं मध्यकाल में। मध्यकाल के बाद इनके कत्यूरियों और कार्तिकेयपुर जब अलग अलग, यानी कि कार्तिकेयपुर के फॉर्म में थे और कत्यूरी के फॉर्म में थे, तो इनकी शासन प्रशासन व्यवस्था कैसी रही थी इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये था कार्तिकेयपुर राजवंश। अब यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसके आगे हमारा आ जाएगा प्राचीन काल से बढ़कर मध्यकाल। जब हम इससे आगे बढ़ेंगे, ये जो पाल वंश था, इससे आगे जो पढ़ेंगे हमारा हो जाएगा मध्यकाल स्टार्ट, मध्यकाल, मध्यकाल स्टार्ट हो जाएगा। अभी इनके शासन प्रशासन के बारे में बात करी जाएगी, वो करी जाएगी बाद में। तो मध्यकाल में हमारा आ जाता है यहाँ पर कत्यूरी बन जाता है, ये कत्यूरी वंश, कत्यूरी वंश कहलाएगा यहाँ पर। वो मैंने पिछले कक्षा में था तो वहाँ पे कत्यूरी लिख दिया होगा, लेकिन वहाँ पे आप क्या है कार्तिकेयपुर, मतलब जब तक ये जो पाल वंश का आता है तब तक इसे कार्तिकेयपुर वंश के राजवंश के नाम से ही इसका डिनोट करना चाहिए। और जब कत्यूरी काल आ जाता है, यानी कत्यूरी घाटी में ये बच जाते हैं, तो इन्हें कत्यूरी वंश के नाम से। तो यहाँ पर जो है इनके कत्यूरी वंश के बारे में बात करते हैं। तो कत्यूरी की बात करते हैं। तो कत्यूरी की बात करते हैं तो यहाँ कत्यूरी में सबसे पहले आता है नरसिंह देव, आता है नरसिंह देव, नरसिंह देव। क्या होता है कि ये जो जब यहाँ पर कार्तिकेयपुर यानी कि कार्तिकपुर के जितने भी राजवंश आए थे उनकी क्या हो जाती है, उनकी शक्ति थोड़ी वैसी होने लगती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि नरसिंह देव आता है। तो नरसिंह देव जो होता है अपने वंश की स्थापना करता है, जो कत्यूरी वंश कहते हैं, मतलब ये नाम रख देता है यहाँ पे कत्यूरी वंश, वहाँ पे उन्होंने नाम क्या रख देता है, कार्तिकेय राजवंश। तो यहाँ पर जो होता है नरसिंह देव आता है, और ये क्या कर देता है यहाँ पर अपना जोशीमठ से राजधानी स्थानांतरित कर देता है। ये क्या करता है, राजधानी को स्थानांतरित किसने करा था, जोशीमठ, जोशीमठ से राजधानी को स्थानांतरित करा था बैजनाथ, बैजनाथ, बैजनाथ
या फिर कत्यूर घाटी, कत्यूर घाटी। तो पूछ सकता है कि कार्तिकेयपुर से यानी कि जोशीमठ से बैजनाथ राजधानी किसने स्थानांतरित करी थी? वो करी थी नरसिंह देव ने, नरसिंह देव, नरसिंह देव। अभी देव चल रहा था ना, तो नरसिंह देव ने करी थी। इसके बाद जो आता है वो आता है आसंत देव, आसंत देव, आसंत देव होता है। ये क्या होता है, यहाँ पर जो नाम रख देता है वो क्या होता है, आसंत देव। और ये कहलाता है संस्थापक कहलाता है, यानी कि कहलाता संस्थापक है, क्योंकि ये क्या है, इसने कत्यूरी नाम रख देता तो संस्थापक। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि कत्यूरियों का संस्थापक कौन था? तो कत्यूरियों का संस्थापक कहेंगे तो आसंत देव का नाम आएगा। और कार्तिकेयपुर राजवंश की बात करेंगे तो कार्तिकेयपुर पे क्या था, कार्तिकेयपुर का था कार्तिकेयपुर राजवंश का था, उसका कौन था? बसंत देव था, बसंत देव। तो ये था कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक। और आसंत देव जो था वो किसका? कत्यूरी वंश का संस्थापक था। क्योंकि वंश तो यहाँ पर नाम के फॉर्म में डाल दिया, लेकिन क्या होता है, ये अलग अलग थे। कुछ ने कहा ये सूर्यवंशी है, इसके बारे में आगे बताऊंगी। कुछ ने कहा ये क्या है, अयोध्या से आए हुए लोग हैं। तो इसी तरह में इनकी बात चली है। तो ये क्या है, एक बाद में जो इन्होंने अपने वंश के नाम दी थी वो क्या था, संस्थापक। इसका जो कत्यूरी वंश का संस्थापक था वो कौन था? आसंत देव था, यानी कि कत्यूरियों का संस्थापक आसंत देव, जबकि कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन था? बसंत देव। लेकिन जो इनका अंतिम शासक होता है, कत्यूरी के फॉर्म में होता है, वो कौन होता है? ब्रह्मदेव या बीरमदेव होता है। तो इतना आप समझ गए होंगे। ये संस्थापक ये था। अब इसका अंतिम जो अंतिम वो होता है वो कौन होता है? आसंत देव आया, फिर इसके और वंशज आए, तो अंतिम जो आया इसका आसंत देव के बाद आता है ब्रह्मदेव या बीरमदेव। ब्रह्मदेव, 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 या लोक गाथाओं में इसे बीरम देव भी कहते हैं, बीरम देव भी कहते हैं। ये ब्रह्मदेव और बीरम देव ही किससे मिलता है? सोमचंद से, सोमचंद से मिलेगा ये। सोमचंद, 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 सोमचंद से इससे मुलाकात होगी और ये क्या दे देगा? 15 बीघा जमीन इसको दे देगा दान में। अपनी पुत्री का विवाह करके 15 बीघा जमीन इसको दे देता है और यहाँ पे चंद्रवंश का उदय हो जाता है, यानी कि चंद्रवंश की नींव रखी जाती है। ब्रह्मदेव अभी शासन कर ही रहा था। जब ये ब्रह्मदेव शासन कर रहा था तो इसके समय पर क्या होता है? तैमूर लंग का आक्रमण होता है, तैमूर लंग, तैमूर लंग का आक्रमण होता है। तैमूर लंग का आक्रमण जो होता है वो होता है 1398 के समथिंग, यानी कि 1398, 1398, 1398 ईस्वी में क्या होता है? तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। इसके और इसके बीच युद्ध हुआ हरिद्वार के पास में, और इसने इसको मार दिया और ये खत्म हो गया यहाँ पर। तो 1398 में तैमूर लंग का क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था, जिसमें ब्रह्मदेव और बीरमदेव के क्या हो गया था? मृत्यु हो गई थी, यानी कि ये क्या हो गया था? यहाँ पे हार गया था और ये क्या हो गया था? बीरमदेव की मृत्यु हो गई। अब जब ये खत्म हो गया तो ये था अंतिम संसार, मतलब ये लास्ट था, मतलब। तो यहाँ से क्या हुआ? कत्यूरियों का अंत हो गया, कत्यूरी अंत हो गया, कत्यूरी अंत हो गया, कत्यूरी का अंत हो गया। तो फिर ये जब कत्यूरी खत्म हो गए तो इसका ये दामाद है, यानी कि चंद्रवंश ने स्थापना करी थी इस क्षेत्र पे। तो जब चंद्रवंश की स्थापना करी थी तो अब शासन क्या करेगा? कुमाऊं में सोमचंद करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे कत्यूरी शासन था। एक बार देख लीजिए। ये था आपका कत्यूरी वंश। तो एक बार दोबारा से देखते हैं। जब आपकी कार्तिकेयपुर यानी कि कार्तिकेयपुर राजधानी थी तो उसका संस्थापक कौन था? बसंत देव था। बसंत देव में बहुत सारे परिवार आए, जिसमें परिवार ए, परिवार बी, परिवार सी और परिवार डी था। परिवार ए में आपका बसंत देव जो था संस्थापक था। आगे के जो भी उसके शासक है उसका नाम क्या है?
अपठनीय है। लेकिन क्या हुआ फिर उसके बाद खप्पड़देव आता है, वो होता तो दूसरे उसका है, लेकिन वो कहता है अपने परिवार की नींव रखता है और कार्तिकेयपुर क्षेत्र पे ही शासन कर रहा था। तो कार्तिकेयपुर राजवंश बाद में ये कत्यूरी के ही अंदर आते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी सिर्फ जगह के नाम से ये लोग कहलाए। जैसे जब तक ये कार्तिकेयपुर के क्षेत्र में थे तो कार्तिकेयपुर राजवंश, और जब कत्यूरी के फॉर्म में थे तो कत्यूरी राजवंश कहलाएगा। तो ये अलग अलग उसके ही है सब। तो ऐसे ही खप्पड़देव जो आता है, खप्पड़देव वंश की नींव रखता है। खप्पड़देव आता है, कल्याण राजदेव आता है, त्रिभुवन राजदेव आता है, ये सब होते हैं। इसके बाद आता है निम्बर वंश। निम्बर वंश आता है, निम्बर वंश में आप निम्बर वंश को, निम्बर को याद कर सकते हैं, इष्टगण देव को याद कर सकते हैं, ललित सुदेव और भूदेव को याद कर सकते हैं। वहाँ पे फिर इसके बाद आएगा आपका श्रवणादित्य। श्रवणादित्य वंश में क्या है, जो शासक होता है वो अक्षरदेव होता है, देशरदेव, पद्मरदेव और भी सुबक्षी राजदेव होता है। यहाँ पे हो जाता है इस वंश का मतलब इस परिवार का अंत। फिर आता है लखनपाल, इंद्रपाल देव के फॉर्म में, और ये आ जाता है बैजनाथ अभिलेखों से इनके बारे में पता चलता है, इनके बारे में उसमें जानकारी है। फिर क्या होता है, जब ये लखनपाल, इंद्रपाल, त्रिभुवनपाल ये जितने भी होते हैं, इनकी जब ये समाप्त होते हैं, जो अगला परिवार या अगला वंश आता है वो क्या होता है, उस समय क्या होती है, राजधानी जो होती है कार्तिकेयपुर से स्थानांतरित करके कत्यूर घाटी में ले आते हैं। कहाँ पर, बैजनाथ में। बैजनाथ में स्थानांतरित कर दी। तो बैजनाथ जो था आपका कत्यूर घाटी से रिलेटेड था, अल्मोड़ा के पास बागेश्वर में। तो वहाँ पर अगर कत्यूर घाटी में था, वहाँ वो कार्तिकेयपुर राजवंश के फॉर्म में कहलाए, यहाँ क्या कहलाए, कत्यूरी वंश कहलाए। तो यहाँ पे होता है कत्यूरी वंश का उदय, यानी कि जो पहला लेके कौन आया था, नरसिंह देव लेके आया था। लेकिन यहाँ पे स्थापना किसने करी थी, संस्थापक कौन कहलाया, आसंत देव कहलाया। इसने परिवार की नींव रखी, जिसका अंतिम संस्थापक कौन था, अंतिम शासक जो था ब्रह्मदेव या बीरमदेव था। ब्रह्मदेव और बीरमदेव क्या होता है कि प्रयागराज का रहने वाला, सॉरी झांसी का रहने वाला क्या होता है, सोमचंद आता है भ्रमण करने, और ये किसे पसंद कर लेता है, सोमचंद को पसंद कर लेता है, इससे प्रभावित हो जाता है। और यहाँ पे ब्रह्मदेव इसे अपना दामाद बना लेता है और 15 बीघा जमीन इसे दान में दे देता है। अब इसने यहाँ पर जब इसको जमीन दे दी तो इसने राजभुंगा ये मैं आपको आगे बताऊंगी, राजभुंगा नामक किले का निर्माण कराया, यानी कि राजभुंगा किले का निर्माण कराया। और चंद्रवंश की नींव रखी, चंद्रवंश की नींव रख दी, यानी कि इनका उदय हो गया था। यानी कि सपोज ये आपका उत्तराखंड है, ये आपका उत्तराखंड है, और यहाँ पर सपोज ये कत्यूरी लोग शासन कर रहे हैं। इसने अल्मोड़ा चंपावत के समीप इतना क्षेत्र दे दिया, और यहाँ पे हो गया राजभुंगा। और यहाँ पे भी कत्यूरी शासन चल रहा है, कत्यूरी शासन ही चल रहा है, जहाँ पर भी चल रहा होगा ये कत्यूरी शासन चल रहा है। अब जब होता है ब्रह्मदेव जब शासन कर रहा होता है, तो उस समय क्या होता है, तैमूर लंग का आक्रमण होता है। कत्यूरी शासन में तैमूर लंग का आक्रमण होता है, यहाँ पे चंद्रवंश का उदय हो गया। जब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ तो यहाँ पर आपका ब्रह्मदेव और विशेष तैमूर लंग के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ। कब हुआ, 1398 में। 1398 में युद्ध हुआ, ये मर गया, ये जीत गया। तो ये जो अंतिम शासक था ये समाप्त हो गया, तो ये वंश क्या हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तो चंद वंश क्या करा, राज्य प्रशासन को अपना बढ़ाने लगे। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो कुमाऊं में इसके बाद क्या आता है, चंद वंश आता है। इसी तरह से अभी इस कुछ बाद में क्या हो जाएगा, गढ़वाल में भी पवार वंश का उदय हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे चंद वंश का क्या हुआ, आगमन हुआ। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे इतना समझ आ गया होगा। कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूरी में ज़्यादा कन्फ्यूजन मत होना। वहाँ पर क्या है, आपका सिर्फ क्षेत्र के नाम से ही उनका नाम रखा गया है, कार्तिकेयपुर राजवंश, और यहाँ पे कत्यूरी राजवंश। तो इसके फॉर्म में है। आपको अगर यहाँ पूछेगा कि कार्तिकेयपुर का संस्थापक कौन था, वो था बसंत देव, और कत्यूरी का पूछेगा तो आसंत देव के नाम से जान सकते हैं। बाकी इतना ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा पूछता नहीं है कि आपको संस्थापक के बारे में पूछेगा, और हो गया। बाकी ये एक ही के फॉर्म में है, परिवार के फॉर्म में है, परिवार के फॉर्म में मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं इनके शासन प्रशासन की तरफ। तैमूर लंग का आक्रमण पूछ सकता है कि तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था। तो तैमूर लंग का आक्रमण जो हुआ था 1398 में हुआ था। ये मध्यकाल को समाप्त कर अब क्या करते हैं, पहले कार्तिकेयपुर राजवंश की शासन प्रशासन की बात करते हैं। कार्तिकेयपुर, जब ये कार्तिकेयपुर यानी कि जब ये क्या थे, कार्तिकेयपुर में इनकी राजधानी थी, कार्तिकेयपुर क्षेत्र में, तो इसे कहेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश। तो कार्तिकेयपुर राजवंश का शासन प्रशासन
जब ये आए, कार्तिकेयपुर राजवंश के लोग जब आए तो इनके बारे में कुछ मतभेद रहा। मतभेद रहे। क्या मतभेद रहे कि कार्तिकेयपुर राजवंश को लक्ष्मीकांत ने क्या कहा? लक्ष्मीकांत ने कहा इनको, लक्ष्मीकांत था, लक्ष्मी दत्त जोशी थे। लक्ष्मी दत्त जोशी, इन्हें क्या कहा? इन्हें कहा अयोध्या से आए हुए, अयोध्या से आए हुए। और दूसरे बद्रीदत्त पांडे ने इन्हें बद्री दत्त पांडे ने इन्हें सूर्यवंशी कहा है। इन्हें लक्ष्मी दत्त जोशी ने क्या कहा है कि अयोध्या से आए हुए लोग कहा है, और बद्रीदत्त पांडे ने सूर्यवंशी कहा है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूर्यवंशी, कार्तिकेयपुर राजवंश के लोगों को सूर्यवंशी किसने कहा है? तो बद्रीदत्त पांडे ने सूर्यवंशी कहा है। जबकि अयोध्या से आए हुए लोग किसे कहा है? ये कहा है लक्ष्मी दत्त जोशी ने। अब ये कार्तिकेयपुर राजवंश आया था तो इन्होंने अपनी जो राज दरबार में क्या हुआ कि बोलचाल की जो लोक भाषा है, यानी कि जो आपस में बात करने की भाषा है, वो क्या कर दी? वो थी पाली भाषा को रखा गया। और जो राज दरबार में जितने भी काम होते थे, जो भी शासन प्रशासन से संबंधित काम होते थे, तो उसके लिए जो भाषा चलाई गई थी वो थी संस्कृत। तो कार्तिकेयपुर राजवंश की जो भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी। राजभाषा संस्कृत थी, जबकि लोक भाषा क्या थी? पाली भाषा थी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश से लोक भाषा कौन सी थी और राजभाषा। अब वहाँ पर अगर संस्कृत को लोक भाषा कह दिया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ की राजभाषा जो थी वो क्या थी? राजभाषा वो थी संस्कृत थी। जबकि लोक भाषा क्या थी? लोक भाषा जो थी वो थी पाली। तो पाली, बहुत सारी भाषाएं हैं। उसी तरह पाली भाषा इनकी क्या थी? लोक भाषा थी। तो पाली भाषा इनकी क्या थी? लोक भाषा थी। पाली भाषा क्या थी? लोक भाषा थी। इनके बारे में जब क्या हुआ कि कत्यूरी राजवंश का क्या हो गया, या कार्तिकेयपुर राजवंश का जब क्या हुआ? अंत हुआ। कार्तिकेयपुर राजवंश हम पढ़ रहे हैं, कार्तिकेयपुर यानी कार्तिकेयपुर के फॉर्म में थे जब ये। तो कार्तिकेयपुर राजवंश का जब क्या हुआ? अंत हुआ। तो जब अंत हुआ तो यहाँ पे क्या आता है? कार्तिकेयपुर में यहाँ पर आपका आ जाता है कि इसके बारे में कहा जाता है कि अवसान का सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त व रात्रि हो गई। मतलब वही दुख की बात है। तो अवसान का सूर्यास्त हो गया या रात्रि हो गई। सूर्यास्त मतलब क्या होता है? ढलना होता है। तो सूर्यास्त यानी कि सूरज का ढलना होता है, इसलिए उसको सूर्यास्त कहते हैं। तो सूर्यास्त हो गया। तो इनके बारे में जो प्रचलित कथन है, जो प्रचलित कथन था वो क्या था कि अवसान का सूर्यास्त हो गया और रात्रि हो गई। इसके बारे में, इनके बारे में बात चली है कि ये हो गया है और ये हो गई। अब इसके बाद जो आता है वो जो भूमि का अधिकारी होता था उसे कहते थे यहाँ पर अधिकारी। भूमि का अधिकारी होता था उसे कहते थे ये कहा जाता था भूमि के अधिकारी को। और जबकि भूमि नाप यानी कि कर के अधिकारी को भूमि कर के अधिकारी को क्या कहते थे? भूमि कर के अधिकारी को कहा जाता था यहाँ पर। ये कहा जाता था, उसको भौगिक कहा जाता था। भौगिक या सैल्किक कहा जाता था। सैल्किक
किक कहा जाता था, ये था सेल किक कहा जाता था। तो यहाँ पे जो भूमि का अधिकारी था प्रमातार कहा जाता था, ये भौगिक और सेल किक कहा जाता था। इसी तरह से यहाँ पे क्या था, भूमि नापने की कुछ विधियाँ थी, भूमि मापन की कुछ विधियाँ थी, भूमि मापन। ये मैं अभी आपको बताऊंगी जब क्या हो जाएगा कि इनके आय के स्रोत के बारे में कहेगी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि भूमि का अधिकारी को जाता है प्रमातार कहा जाता था, भूमि जबकि भूमि कर के अधिकार को जाता था भौगिक या सेल किक कहा जाता था। अब इनके क्या था, आय के स्रोत। शासन प्रशासन में क्या था, इनके शासन प्रशासन में बहुत सारे लोग थे, जिसमें उनका घट्टपाल, महिपतिपाल और क्या होता था छत्रपाल, और ये जो होते थे पुलिस अधिकारी जैसे अष्टारोही, गजारोही, ये सारे जितने भी अधिकारी होते थे उनके बारे में किसी में क्या है कत्यूरी के शासन प्रशासन में क्या गया है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती थी, अलग अलग उसमें थी। जैसे राज दरबार का प्रहरी होता था, कोई क्या होता था जैसे अनाज का देख रेख होता था, कोई क्या होता था शासन प्रशासन संभालता था, कोई कुछ करता था। तो इसके बारे में यहाँ पे भी बात की गई है, जिसमें इनके कार्तिकेय राजवंश में क्या था, सबसे पहला आता है प्रांतपाल। प्रांतपाल क्या होता है, सीमा का सुरक्षा पालन। ये अधिकारी, पदाधिकारी, पदाधिकारी में फटाफट लिख देती हूँ प्रांतपाल। प्रांत पाल था, प्रांतपाल गया था सीमा सुरक्षा, सीमा सुरक्षा अधिकारी। फटाफट लिख देते हैं, यहाँ पर जो होता था प्रांतपाल वो होता था सीमा सुरक्षा अधिकारी होता था। और यहाँ पर जो आता है घट्टपाल होता था गिरिद्वारा का अधिकारी होता था। घट्टपाल होता था वो होता था गिरिद्वार सुरक्षा, गिरद्वारों की सुरक्षा, ये होता था घट्टपाल। और इसके बाद जो आता था नरपतिपाल, ये होता था आपका नरपतिपाल, जो होता था नदियों से रिलेटेड होता था, यानी कि नदियों की सुरक्षा करता था। ये हो गया आपका नदियों की सुरक्षा। तो यहाँ पे नदियों की सुरक्षा कौन करता था, नरपतिपाल करता था। उसके बाद आपका आता है उष्ट्रारोही, गजारोही, रोही, और यहाँ पर आ जाएगा गजारोही, ये सारे अधिकारी होते थे। और यहाँ पर आ जाएगा रोही, ये क्या होते थे, सब अधिकारी होते थे, मतलब अपने अपने उसके क्या होते थे, हेड होते थे। तो ये सब क्या थे, इनके अधिकारियों के नाम थे। और इसके बाद आता है गुप्तचर आता था, गुप्तचर अधिकारी, गुप्तचर आता था, ये क्या होता था, जासूस होता था, इनका जासूस होता था। इस तरह से क्या थे, कत्यूरों के अधिकारियों के नाम थे, जिनमें इनका जो प्रांतपाल था वो सीमा सुरक्षा, घट्टपाल गिरद्वारों का, नरपतिपाल नदियों का, उष्ट्रारोही, गजारोही इसके फॉर्म में थे। कुछ पुलिस अधिकारी भी थे, जैसे पुलिस प्रशासक होते हैं, उसी तरह से इनके टाइम पर जो भी होते होंगे, जिनमें क्या होता था कानून व्यवस्था थी, तो वो भी कहते थे यहाँ पर कत्यूरों के शासन में यहाँ पे प्रशासन लागू हो गया था। अब चलते हैं आगे की ओर कि इनके यहाँ भूमि का जो इनके आय के जो स्रोत थे, आय के स्रोत क्या क्या थे, तो आय के स्रोत के बारे में बात करते हैं। आय के स्रोत, आय के स्रोत, तो दो तरह के आय के स्रोत थे। एक है यहाँ पर कृषि, दूसरा था यहाँ पे वन, कृषि वन। ये था कृषि और यहाँ पर था वन। तो जो क्षेत्रपाल होता था वो क्या होता था, इसका अधिकारी होता था, क्षेत्रपाल, कृषि अधिकारी, यानी कि कृषि यानी कि भूमि की देख रेख कौन करता था, ध्यान देता था, कृषि अधिकारी, वो क्या था, क्षेत्रपाल कहलाता था। इसी के अंतर्गत आता था जो क्या आता था, भूमि का
मतलब भूमि का अभिलेख करता था, भूमि को मापता था, भूमि को मापता था, उसे कहा जाता था यहाँ पर, जो भूमि को मापता था उसे कहा जाता था, भूमि को मापने वाले को कहा जाता था औपचारिक अधिकारी। औपचारिक अधिकारी, औपचारिक अधिकारी, औपचारिक अधिकारी इसे कहते थे भूमि मापन अधिकारी, मापन अधिकारी। तो भूमि को मापने वाला अधिकारी औपचारिक अधिकार। क्षेत्रपाल क्या था, कृषि अधिकारी था। इसी तरह से वन था, तो वन में भी क्या होता था कि वन में भी यहाँ पर आपके अधिकारी होते थे, तो इसे कहते थे खंडपति, खंडपति। तो खंडपति, खंडपति। तो वनों का रखरखाव करने वाला, वनों की जो भी वो जो होती थी, क्या होता है इसे, वनों की जितनी भी इसके बारे में होती है, वनों के देखना, वनों के बारे में संरक्षण करना, वनों का जो चीज़ें देखनी होती थी वो कौन करता था, खंडपति करता था। इसके साथ साथ ही खनिजों का भी करता था। तो वन एवं खनिज, वन एवं खनिज, वन एवं खनिज, क्योंकि यहाँ पे जो खनिज पदार्थ निकलते थे यानी कि सोना चांदी या जो भी निकलेगा उसे कौन देखता था, खंडपति। तो ये क्या होता था, वनों की सुरक्षा वाला होता था, यानी कि वनों का अधिकारी। अधिकारी। तो ये हमारे क्या थे, इम्पोर्टेंट थे, ये थे आय के स्रोत। तो आय के स्रोत क्या थे, एक तो आय का स्रोत था कृषि। कृषि था जहाँ से क्या कहलाता था, कर लिया जाता था, कृषि था, और ये इनसे कर भी लिया जाता था। और दूसरा था वन एवं खनिज, जो वनों से, यहाँ पे वनों से जो भी यहाँ पे आय वो साधन प्राप्त होते थे, उनसे भी क्या होता था, इनके आय प्राप्त होती थी। और दूसरा यहाँ पे जो भी खनिज तत्व निकलते थे उनसे भी क्या होते थे, ये आय के स्रोत होते थे। तो ये सारे थे। इसमें क्या होता था, वनों के खनिजों की जो देख रेख करता था उसे खंडपति कहते हैं, जबकि कृषि का अधिकारी को क्षेत्रपाल कहते हैं। क्षेत्रपाल से आप क्षेत्रफल से समझ सकते हैं। दूसरा जो अधिकारी होता था, औपचारिक अधिकारी होता था, वो भूमि का मापन करता था। अब भूमि का मापन कितनी विधियों से करा जाता था, इसके बारे में बात करते हैं। तो भूमि के मापन की क्या थी, अलग अलग विधि थी। यहीं पे देख लेते हैं भूमि मापन की विधि। भूमि मापन विधि। तो भूमि क्या है, कितनी विधियों से मापी जाती थी, और भूमि को जैसे बोने, भूमि को माप के वहां पे क्या कहते थे। अब कृषि क्या है, कृषि में तो बोया जाता है, तो कृषि में क्या होता था, अलग अलग तरीके से बोया जाता था। जैसे यहाँ हेक्टेयर और क्या कहते हैं स्क्वायर फीट के फॉर्म में होता है, ऐसे ही वहां पे क्या होता था, अलग तरीके से भूमि को बोया जाता था। तो भूमि मापन की क्या थी, चार विधि थी, चार विधि थी यहाँ पे भूमि मापन की। ये विधियों के बारे में किसमें, पांडुकेश्वर, पांडुकेश्वर अभिलेखों में पता चलता है। जो पांडुकेश्वर अभिलेख है ना, वहां से आपको पता चलता है कि भूमि मापन की कितनी विधि थी, चार विधि थी। इसमें आपकी पहली, दूसरी और तीसरी और फिर चौथी। जो हस्तक माप थी, हस्तक माप। और यहाँ पे जो दूसरी थी नालिका माप, नालिका माप। और तीसरी थी आपकी यहाँ पर द्रोण माप, द्रोण माप। और यहाँ पे थी खारी माप, खारी माप। ये क्या होते थे, जैसे ये होते थे ना, नाली का माप है तो नाली में ही द्रोण होता है और द्रोण में ही खारी होता है, कि इतने द्रोण में इतने, जैसे क्या होता है हमारा 1000 किलोमीटर, जैसे हमारा एक एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, उसी तरह से क्या होता है, ये विधियाँ हैं। मतलब इतने में इतने माप होंगे, इतने में इतनी द्रोण होंगे, इसमें इतने, यानी कि ये जो है ये वाला क्या होता था, इसमें नाली का माप होता था, फिर द्रोण माप होता था, फिर खारी माप होता था, इससे होता था। अब ये विधियां हैं, तो पहले क्या होता था, इसमें क्या होता था, मुट्ठी के हिसाब से होता था। जो बोया जाता था वहां पे, जो कृषि की जाती थी वो किस हिसाब से की जाती थी, मुट्ठी के। जबकि नाली का माप में क्या होता था, कि नाली का माप में एक विशेष बर्तन से माध्यम से कृषि की जाती थी। ये क्या था, मुट्ठी के हिसाब से, मुट्ठी 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 के हिसाब से बीज छिड़काव। कृषि कैसे की जाती थी, कृषि यानी कि कृषि भूमि मापन की विधि, कृषि लिख देती हूँ यहाँ पे, कृषि। तो कृषि कैसे की जाती थी,
ये कहलाती थी हस्तक वाप से क्या होता था, मुट्ठी, मुट्ठी के हिसाब से कहते हैं बीज का छिड़काव किया जाता था, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी, ये होता था हस्तक वाप। और ये क्या था, विशेष बर्तन से, एक विशेष बर्तन था, विशेष बर्तन की माप से, की माप से। तो विशेष बर्तन की माप से क्या होती थी, नाली का माप में होती थी, जबकि जो मुट्ठी के हिसाब से होती थी वो क्या होती थी, हस्तक माप में होती थी, हस्तक माप में। और द्रोण माप और खारी माप की बात करें तो इनके बारे में भी देखो, द्रोण माप को जो है 32 शेर कहा जाता है, 32 शेर कहा जाता है, यानी कि इसमें क्या होते हैं, 32 शेर होते हैं। जबकि खारी माप में जो है 20 द्रोण होते हैं, खारी माप में कितने होते हैं, 20 द्रोण, 20 द्रोण। तो ये थी इनकी भूमि मापन की विधियाँ। तो ये थी भूमि मापन की विधियाँ, तो ये थी कत्यूरियों का आय के स्रोत हो गए। ये हो गया हमारा कत्यूरी शासन का समापन। तो यहाँ पे जो भी हमारा थोड़ा बहुत छूटेगा वो हम क्या होंगे, नोट्स में वहाँ पर आपको बाकी बचे हुए टॉपिक्स या फिर कुछ छूटा हुआ होगा वो आपसे मिल जाएगा, तो आप हमारे नोट्स भी देखते रहिए। तो ये हमारा कत्यूरी शासन का था। कत्यूरी में क्या था, हमने शंकराचार्य के बारे में पढ़ा था, तो शंकराचार्य का यहाँ पे रिविजन नहीं कर पाए हम जल्दी जल्दी में। तो शंकराचार्य की जो था 1788 में इनका जन्म होता है, 1700 और 820 में इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। केदारनाथ के समीप हो जाती है। 4 मठों के निर्माण करते हैं, जिनमें 4 मठों का नाम मैंने आपको बताया था, एक उड़ीसा में, एक गुजरात में, एक उत्तराखंड में, और एक कहाँ था, कर्नाटका में था। जिसमें आपका गोवर्धन माप था, गोवर्धन वो जो पीठ था, गोवर्धन पीठ था। और यहाँ पर आपका शारदा पीठ हो गया, उत्तर में आपका ज्योतिष पीठ हो गया, और नीचे दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ हो जाता है। तो सारी बात करी गई थी, जिसमें उन्होंने क्या करा था, कुछ कुछ ग्रंथों का नाम लिखा था शंकराचार्य ने, जिसमें आपका गीता भाष्य और आपका ब्रह्मसूत्र भाष्य और एक दो और थे। तो इनके प्रमुख ग्रंथों की बात करी थी। इन्होंने क्या करा था, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, इन पे भी क्या करा था, पुनरुत्थान करा था, 4 धामों को फिर से स्थापित करता है। काली शक्ति विद्यापीठ की स्थापना करी, और फिर यहाँ पर क्या हुआ, नारद कुंड से ले गया विष्णु की मूर्ति बद्रीनाथ में स्थापित की थी। ये थी शंकराचार्य की बात। तो इनमें से किसी भी क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पर इजीली देख सकते हैं। तो ये हमारा कत्यूरी शासन यहाँ पे समाप्त हो गया। अब हमारी क्या हो जाएगी, 1-2 दिन तक इसकी रिवीजन की क्लास चलेगी, जिसमें हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर पहले हम करेंगे बेसिक परिचय के बारे में रिवीजन, और फिर उसके बाद करेंगे हम या फिर हम कर देंगे पहले जो आपकी हिस्ट्री चली है, ये जो भी प्राचीन काल है उसका रिवीजन किया जाएगा। उसके बाद किया जाएगा जो हमारा पहला बेसिक परिचय था उसका रिवीजन। उसके बाद क्या चलाया जाएगा, चंद्रवंश का स्टार्टिंग होगी। तो इसी तरह जुड़ते रहिए और यहाँ पर अपनी स्टडी को चालू करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।